उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण तो राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। खास बात यह है कि इन पोस्टर्स के जरिए इंडिया गठबंधन की एकता को दिखाया गया है, जिसमें अखिलेश और राहुल साथ साथ नजर आ रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कुरुक्षेत्र का अवतार दिखाया गया है। अखिलेश यादव को कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में रखा गया है। पूरा पोस्टर महाभारत के सीन पर बनाया गया है। कचहरी चौराहे पर लगे पोस्टर में गीता के श्लोक भी लिखे गए हैं। तो 2024 के साथ 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तरफ भी इशारा किया गया है। समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष की तरफ से इस पोस्टर में संकल्प 2024 लक्ष्य 2027 लिखा गया है। पोस्टर लगने के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भले ही 2027 में होने हो, लेकिन इस उपचुनाव में ही पोस्टर वार के जरिए 2027 को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा लोगों के बीच दे रहे हैं। लोगों से योगी आदित्यनाथ अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी और महायुति गठबंधन को एकजुट होकर वोट करें। हालांकि जब अजित पवार से बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बारे में पूछा गया तो अजित पवार ने कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फूले महाराज की धरती है और यहाँ के लोग इस तरीके के बयान को पसंद नहीं करेंगे। अजित पवार के इस बयान को कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के बयान से दूरी बना ली है। बता दें कि न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी के प्रमुख नेता यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इसी एजेंडे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अजित पवार के इस बयान के बाद एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी को मौका मिल गया कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी इस तरीके का आरोप लगा रही है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज जो है न्याय यात्रा की शुरुआत जो है यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आज से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू की, जिसकी शुरुआत राजघाट से हुई है। 1 महीने तक चलने वाली इस न्याय यात्रा के दौरान सभी 70 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। इस दौरान 360 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक इस यात्रा के जरिए दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं को सामने लाया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि यात्रा करीब 1 महीने चलेगी और इसमें प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पहले दिन कांग्रेस की नजर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में होगी, जहां पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। यह यात्रा अगले साल की शुरुआत में होने वाली विधानसभा चुनाव के चलते की जा रही है और स्टेज में लगभग 250 से 300 कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे और अम्बेडकर नगर, करोलबाग, दिलशाद गार्डन, कालकाजी और हजूरी गार्डन में रात्रि विश्राम करेंगे। अन्य राज्यों से पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली सरकार से दूर है और इस बार पूरी तरह से कमर कस लिया है कि इस बार जो है वो सरकार में अपनी वापसी करके रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 13 नवंबर को 6 सीटों पे उपचुनाव होना है। इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले 5 सीटों पे टीएमसी का कब्जा है और 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इसको लेकर टीएमसी पार्टी पूरी रणनीति बना रही है। वहीं अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में एक नई टीम का गठन किया गया है और नई टीम में सभी जो वहां पे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका एक लिस्ट तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस लिस्ट को सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल की 6 उप जो चुनाव की सीटें हैं, इसे जीतने की टीएमसी की लक्ष्य है और वही 2026 के विधानसभा के चुनावों की भी तैयारी टीएमसी जुट गई है। तो बीजेपी भी पूरी तरह से रणनीति बना रही है, लोगों के बीच में जा रही है और बीजेपी भी 1 सीट जीती हुई है। बीजेपी भी और 5 सीटों की जीतने की पूरी तैयारी में भी बीजेपी जुटी हुई है। वही सीपीएम और कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति बना रही है। फिलहाल देखना है कि इन 6 सीटों पे किसका कब्जा रहता है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के धुले में तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सांगली जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को धारा 370 के मुद्दे पर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदी का सबसे बड़ा फैसला जो था वो धारा 370 हटाना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कहते हैं कि सरकार में आने के बाद उसे फिर से रिस्टोर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2.5 साल महायुति की सरकार में महाराष्ट्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, जबकि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ना ही टायर है ना ही ब्रेक है, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठने के लिए लड़ाई जो है वो चल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के सांगली जिले में सभा को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शरद पवार कांग्रेस के लोग जो है कहते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में वापस धारा 370 लाया जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी 4 पुश्तें भी आ जाए और इसे लाने की कोशिश करे तो वो नहीं ला सकते हैं। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से आरोप लगाते हुए उनके बंगले की इन्वेंट्री गिनाते हुए कई आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से महंगा खर्च इस बंगले में किया गया है और आम आदमी के पैसे को बर्बाद किया गया है। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें बताई। उनका दावा है कि पीडब्ल्यूडी के रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के लिए बने बंगले पर एक बार फिर से कई सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि पूरा बंगला जो है 21,000 वर्ग गज में बना है और ये सारी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी ने निकाली है, जिसको वो साझा कर रहे हैं। और बंगले में 8 बेडरूम, 2 किचन, 4 टॉयलेट बनाए गए हैं और 12 करोड़ के टॉयलेट शीट लगवाए गए। बीजेपी ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि इस बंगले में इतना सारा पैसा खर्च कहां से हुआ, क्यों हुआ, और उनको दिल्ली की गरीब जनता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान का कोई नेता वोटों की भिक्षामदेही की मांग कर रहा है तो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद है बोलने में क्या हर्ज है का बयान देने से भी पीछे नहीं हट रहा, तो कोई रात को 3 बजे जनता के पांव पकड़ते हुए अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहा है। तो एक और नेता ऐसे हैं जो यह कह रहे हैं कि 13 तारीख के बाद यदि फलाना उम्मीदवार जीता तो कत्लेआम हो सकता है। 13 तारीख को राजस्थान में विधानसभा के 7 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दलों ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस दौरान वे जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। बात चाहे कांग्रेस की हो या सत्तारूढ़ बीजेपी की, इनके स्टार प्रचारक अब मैदान में जुट गए हैं क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि 13 तारीख का वक्त उनके लिए कितना मायने रखता है अपनी अहमियत, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। अब फिलहाल यही देखना होगा कि आने वाले कुछ और दिनों में किस तरह के नेताओं के बयान या प्रचार का तरीका सामने आता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गुजरात में विकास की बत्ती हो सकती है गुल। 57 नगर पालिकाओं का खजाना हो चुका है खाली। 311 करोड़ रुपए बिजली का बिल है बकाया। लचर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते गुजरात में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति एकदम खस्ता हो गई है। अधिकांश नगर पालिकाओं का खजाना खाली हो चुका है। राज्य में नगर पालिकाओं की हालत इतनी खस्ता है कि बिजली के बिल चुकाने के भी पैसे नहीं है। एक जानकारी के मुताबिक 57 नगर निगम द्वारा 311 करोड़ रुपए बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते इन नगर निगमों में स्ट्रीट लाइट बंद होने से कभी भी रास्ते अंधेरों में डूब जाएंगे। राजस्व में गिरावट के कारण नगर पालिकाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। पानी सहित विभिन्न करों की वसूली में नगर निगम व्यवस्था सख्त नहीं होने के कारण आमदनी घटी है। वहीं चुनाव के मद्देनजर जनप्रतिनिधि कड़क उगाही के लिए रोकते हैं। वहीं नगर पालिका के पास आय का और कोई जरिया नहीं है। अहम बात यह भी है कि टैक्स की रकम बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया था, लेकिन सरकार खुद इसे लागू करने के मूड में नहीं है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। किसानों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं खाद वितरण केंद्र पर और किसान चक्का जाम कर रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर, टीकमगढ़, विदिशा, दतिया के अलावा अलग अलग जिलों से भी आ रही हैं, जहां पर खाद वितरण केंद्र पर किसान खाद को लेकर लंबी कतार में लगे हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि उनको खाद नहीं मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ खाद को लेकर सियासत भी हो रही है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है, उसको प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की तरफ से निर्वाचन आयोग में एक शिकायत भी दर्ज की गई। इसी खाद को लेकर दिग्विजय सिंह जिस तरह का बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह खाद वितरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं, विजयपुर हो या बुधनी, यहाँ पर पहुंचकर किसानों से बात कर रहे हैं और मन से कह रहे हैं कि किसान परेशान है बीजेपी की सरकार में और किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रही है। इस तरह के जो बयान है दिग्विजय सिंह के, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई कि उनको
प्रचार से दूर रखा जाए, प्रचार में उनको लेकर पाबंदी लगाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप हैं और इस तरह के आरोप लगाकर बीजेपी क्या साबित करना चाह रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। हिमाचल के मंडी जिले में शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेके पंजाब और हिमाचल आमने सामने हो गए हैं और दोनों ने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया, क्योंकि शानन बिजली प्रोजेक्ट पंजाब के पास 100 वर्ष की लीज के ऊपर था और 100 वर्ष ख़त्म होने के साथ ही हिमाचल ने इस पर अपना दावा ठोक दिया और इसी के चलते ही पंजाब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन वहीं पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब और हिमाचल के अलग अलग मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ बैठकें की हैं, जिसमें पंजाब ने जोर शोर के साथ शानन बिजली प्रोजेक्ट पंजाब को दिए जाने की मांग की है। और वहीं पर पंजाब का दृष्टिकोण भी बताया है कि किसी भी कीमत पर पंजाब शानन बिजली प्रोजेक्ट हिमाचल को नहीं जाने देगा। और वहीं पर हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही साफ कर चुके हैं कि पंजाब के पास 100 वर्ष की लीज के ऊपर था, जो अब ख़त्म हो चुकी है और इसको हिमाचल को हैंडओवर किया जाए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों ने 2 विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस हत्या के विरोध में आज किश्तवाड़ में सनातन धर्म सभा की ओर से किश्तवाड़ बंद की कॉल दी गई है। वहां पर बंद है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक गरखाल गांव में विलेज डिफेंस गार्ड के मेंबर जो हैं लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में हथियार लिए हुए हैं। ये वो वीडीजी के बहादुर सदस्य हैं जिन्होंने जम्मू संभाग में 90 के दशक में आतंकवाद का खात्मा करने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। आपको बता दें कि बीते कल आतंकी 2 वीडीजी मेंबर की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। दोनों वीडीजी के मेंबर जो हैं अपने मवेशियों को चरा रहे थे, उसी दौरान आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें अगवा करते हैं, उसके बाद उनकी हत्या करते हैं। मारे गए 2 वीडीजी मेंबर जो हैं, एक नजीर अहमद, दूसरे कुलदीप कुमार। कैमरामैन जतेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, गरखाल। उत्तरी कश्मीर के सगीपुरा सोपोर इलाके में कल देर शाम आतंकियों और फोर्सेस के बीच शुरू हुई मुठभेड़ आज दूसरे दिन यहां पर 2 आतंकियों के मारे जाने के साथ खत्म हो गई। हालांकि कल देर शाम इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, लेकिन रात का अंधेरा होने के चलते फोर्सेस ने एहतियात के तौर पर ऑपरेशन को यहां पर रोक दिया और चारों तरफ से नाकाबंदी करके रखी ताकि जो आतंकी वहां पर मौजूद थे वो भाग न सके। और आज सुबह की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया, जिस दौरान आतंकियों और फोर्सेस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के कई घंटों के बाद दोनों आतंकी मारे गए, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जैशे मोहम्मद आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए थे। एक इसमें पाकिस्तानी फॉरेन आतंकी है तो एक स्थानीय लोकल आतंकी है जिनकी पहचान की जा रही है। फोर्सेस ने मुठभेड़ की जगह से भारी मात्रा में हथियार और गोले बारूद भी बरामद कर लिया है। कैमरामैन रशीद के साथ आसू साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर AI बेस्ड हाईटेक CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इन कैमरों का मकसद यह है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखना। ये लेटेस्ट हाईटेक AI बेस्ड कैमरास हैं। इनकी मदद से भारतीय सेना अब किसी भी संदिग्ध को आसानी से पकड़ पाएगी। अब जो आतंकी हैं वो इस लेटेस्ट CCTV कैमरे से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये तमाम CCTV कैमरे जो हैं AI बेस्ड हैं। इन्हें अति संवेदनशील जगहों पर लगाया गया है, जो नाके हैं वहां पर भी इंस्टॉल किया गया है। ये देखा जा रहा है कि सीमा पार से लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दे सकें। लेकिन
एलओसी पर भारतीय सेना हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और हमारे बहादुर जवानों के होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समाप्त हुआ 4 दिन चलने वाला छठ महापर्व। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि आज तड़के 5 बजे से ही तमाम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त जो है, श्रद्धालु जो है वो नदियों के घाटों पर हैं, जहां से वो उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और इसी के साथ 4 दिन चलने वाला जो छठ महापर्व है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ हुई, उस महापर्व का आज समापन है। यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है बल्लियाँ लगाकर वो भी की गई है और लोगों को उस बल्लियों के उस पार ही रहने के लिए कहा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इंतज़ाम प्रशासन हो या छठ समितियाँ हो, सभी की तरफ से पूरे किए गए थे। कल हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया था और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होने जा रहा है। विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।